तो एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप इसका कंसेप्ट वाला लेक्चर देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर बनाए हुए हैं जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो इस एक्सरसाइज को देखने से पहले वो कंसेप्ट वाले लेक्चर ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन देखो आप, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन, आपको दिक कोसाइन दिए गए हैं। दिक कोसाइन आप समझते होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना। आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं। एक तो ये सेट दे रखा है, पहली रेखा के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं बेसिकली। एक ये दूसरी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, और एक ये तीसरी रेखा के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। तो 3 रेखाएं हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको गिवन है। ठीक है। आपको दर्शाना है कि ये जो 3 रेखाएं हैं ना, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ऐसा दर्शाना है। अब हमने कल के लेक्चर में सीखा था कि भाई जैसे मान लो 2 रेखाएं हैं, और लेट्स से कि इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है मान लो L1 M1 और N1, और इसके डायरेक्शन कोसाइन आपको गिवन है मान लो L2 M2 और N2, है ना। इसके दिक कोसाइन गिवन है ये, इसके दिक कोसाइन गिवन है ये। तो अगर ये 2 रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये 2 रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि L1 की L2 के साथ अगर मैं गुणा कर दूं, M1 की M2 के साथ अगर मैं गुणा कर दूं, और ऐसे ही N1 की N2 के साथ अगर मैं गुणा कर दूं, उनको जोड़ दूं, तो पक्की बात है 0 मिलेगा। ये बात हमने सीखी थी ना, सीखा था नहीं सीखा था। अगर मैं 2 रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, अगर मैं 2 रेखाओं के कोरोस्पोंडिंग डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, और ऐड करने पे मुझे 0 मिल जाए, तो इसका यह मतलब होता है कि 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। इसका यह मतलब होता है। अब मुझे ये दिखाना है कि ये तीनों रेखाएं भी जो हैं, ये परस्पर लंबवत है, मतलब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के साथ 90-90 डिग्री एंगल बनाती हैं। ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए मैं इस कंसेप्ट का यूज़ कर सकता हूँ, जो हमने कल सीखा था उस कंसेप्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है। तो लेट्स से कि मैं इसको पहली रेखा मान लेता हूँ, है ना, फर्स्ट रेखा। इसको मान लेता हूँ मैं दूसरी रेखा, और इसको मान लेता हूँ मैं तीसरी रेखा। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, ये पहली रेखा के दिक कोसाइन हमें गिवन है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो दिक कोसाइन है, इसको अपन मान लेते हैं L1 M1 और N1। ऐसे ही इन दिक कोसाइंस को अपन मान लेते हैं L2 M2 और N2, और इस दिक कोसाइन को अपन मान लेते हैं L3 M3 और N3। ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि ये तीनों रेखाएं आपस में 90-90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली रेखा और दूसरी रेखा, इन 2 रेखाओं पर ये रूल अप्लाई करूंगा, है ना। यानी कि इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। L1 की L2 के साथ, M1 की M2 के साथ, N1 की N2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा। अगर ऐड करने के बाद मुझे 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब ये 2 रेखाएं परपेंडिकुलर हो जाएंगी, है ना। फिर मैं यही सेम रूल दूसरी और तीसरी रेखा पे लगाऊंगा, है ना। और अगर मैं इनके डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे मुझे 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये रेखाएं भी परपेंडिकुलर हैं। फिर मैं यही सेम रूल पहली और तीसरी रेखा पे लगा दूंगा। वहां पर भी अगर मुझे 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब ये पहली रेखा और तीसरी रेखा भी परपेंडिकुलर है ना। और फिर मैं लास्ट में कह दूंगा कि भाई देखो तीनों रेखाएं परपेंडिकुलर है, पहली दूसरी के परपेंडिकुलर है, दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर है, और पहली तीसरी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये तीनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से अपन प्रूफ करेंगे। समझ में आया? जो हमने ये रूल सीखा था ना, हम इसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे वो समझ लो आप। तो इसको मिटा देता हूँ एक बार, इसको आपको प्रॉपर्ली लिख के दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको प्रॉपर्ली डिटेल लिखनी पड़ेगी। आप कहिएगा कि जो पहली रेखा है, पहली रेखा को एक काम करते हैं, पहली रेखा को मैं R1 बोल देता हूँ। ठीक है ना। फर्स्ट बोलने के बजाय मैं R1 बोल देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा लिखने में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो यार थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाएंगी चीज़ें। तो एक काम करते हैं, पहली रेखा को अपन R1 बोल देते हैं, दूसरी रेखा को R2 बोल देते हैं, तीसरी रेखा को R3 बोल देते हैं। अब आसान हो जाएगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा पहली रेखा यानी कि R1 के डायरेक्शन कोसाइंस,
R1 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है भैया? आप कहेंगे सर R1 के डायरेक्शन कोसाइंस को मैंने L1 M1 और N1 बोल रखा है। ये हमारे पास है 12/13 -3/13 और माइनस का 4/13। लिख दो 12/13 माइनस का 3/13 और माइनस का 4/13, है ना। ये हमारे पास L1 M1 और N1 है। इसी तरीके से दूसरी रेखा को मैंने क्या बोल रखा है? दूसरी रेखा को मैंने बोल रखा है R2। तो R2 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है भैया? तो आप कहेंगे सर R2 के डायरेक्शन कोसाइंस को हमने बोला है L2 M2 और N2। वो हमारे पास है जी ये है ना, यानी कि 4/13 12/13 और 3/13 ये है जी। ठीक है। इसी तरीके से तीसरी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? आप कहेंगे सर तीसरी रेखा को हमने बोला है R3। ठीक है। और R3 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है बेटा? R3 के डायरेक्शन कोसाइंस हमने माने हुए हैं L3 M3 और N3। ये हमारे पास है जी ये, है ना। लिख दो 3/13 माइनस का 4/13 और 12/13। मैं उस हिसाब से लिखवा रहा हूँ जिस हिसाब से आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने लिख दी। अब देखिए, तो सबसे पहले मुझे ये दिखाना है कि ये जो R1 है और ये जो R2 है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दिखाना है। कैसे दिखा सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा, और अगर जोड़ने पर 0 आ गया तब इसका मतलब ये दो रेखाएं परपेंडिकुलर है ना। तो एक काम करते हैं L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2, इसकी वैल्यू निकालता हूँ। अगर इसकी वैल्यू 0 बराबर आ गई तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। निकालते हैं वैल्यू उसकी। तो 12/13 की 4/13 से गुणा कर लो तो जाएगा 12 चौका 48/13। ठीक है। फिर -3/13 की 12/13 से गुणा करना, ये हो जाएगा माइनस का 36/13। नहीं सॉरी 13 नहीं आएगा बेटा, 169 आएगा। मैंने ऊपर ऊपर वाले की गुणा कर दी, नीचे वाले की तो गुणा करनी है। इसके अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो 13 जाए तो 169 होता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी। ऐसे ही -4/13 की 3/13 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12/169। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, है ना। दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगा देना आप। दिस इम्प्लाइज का सिंबल मतलब, दिस इम्प्लाइज के सिंबल का मतलब होता है कि इसका मतलब ये हुआ। इस सिंबल का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ। हमने यहाँ पे देखा कि यार इनके गुणा करने पर हमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। R1 जो है ये परपेंडिकुलर है R2 के। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हमें ये दिखाना है कि जो R2 है वो R3 के परपेंडिकुलर है। कैसे दिखाएंगे? तो आप कहेंगे सर L2 की L3 से गुणा करेंगे, M2 की M3 से, N2 की N3 से, और गुणा करके अगर जोड़ने पर 0 मिल जाता है तो इसका मतलब ये दो रेखाएं भी परपेंडिकुलर हो जाएंगी, है ना। तो अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, L2 की L3 से गुणा कर देंगे, M2 की M3 से गुणा कर देंगे और N2 की N3 से गुणा कर देंगे। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको 0 मिलेगा, पक्की बात है, करके देख लो तुम। तो ये हो जाएगा 4×3=12/169। ठीक है। 12 चौका 48/169 और फिर 12×3=36/169। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0। ठीक है ना, जोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 जो है वो भी परपेंडिकुलर है R3 के, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहली रेखा और तीसरी रेखा को एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। ये भी दिखानी ज़रूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये दोनों दिखा देने से क्या हम ऐसा प्रूफ नहीं कर सकते कि तीनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो बेटा ये दोनों दिखाने से आप प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ये दो दिखाए तब ये कुछ ऐसा बनेगा। ये तब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर आप देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो कि R1 है, ये R2 है, ये अपनी R3 है। तो अगर आप सिर्फ ये दो दिखाते हैं तो इससे ये साबित नहीं होता कि ये तीनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं। इससे ये साबित नहीं होता। अगर आप ये दो दिखाते हैं ना तब R1 R2 के तो परपेंडिकुलर हो गया, R2 R3 के भी परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन अगर आप देखें तो R1 और R3 थोड़ी परपेंडिकुलर हुए आपस में। आपको तो तीनों रेखाओं को आपस में परपेंडिकुलर दिखाना है ना। तो आपको पहली रेखा और तीसरी रेखा के साथ भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कभी आप सिर्फ ये दो लगा दें और फिर कह दें कि चलो भैया ये तीनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हो गई, ऐसे नहीं कह सकते। क्योंकि अगर सिर्फ आपने ये दो दिखाया तो उससे बस यही सिद्ध हुआ कि भाई ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये और ये भी परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको तीसरा फॉर्म, ये वाला तरीका लगाना ही पड़ेगा। पहला और तीसरे के साथ भी ये कॉम्बिनेशन बिठाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर देते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, L1 की L3 के साथ, M1 की M3 के साथ और N1 की N3 के साथ गुणा करेंगे, और गुणा करके जोड़ने पर अगर मुझे 0 मिल गया तो इसका मतलब पहली रेखा और तीसरी रेखा भी आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो करते हैं, L1 की L3 के साथ, M1 की M3 के साथ और N1 की N3 के साथ, देखते हैं क्या मिलता है। तो 12×36/169 है ना, प्लस का 12/169 और माइनस का 48/169। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी R1 है वो भी R3 के परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि R1 R2 के परपेंडिकुलर थी, R2 R3 के परपेंडिकुलर है और R1 भी R3 के परपेंडिकुलर है, यानी कि तीनों की तीनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तीनों की तीनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कि ये जो तीनों की तीनों रेखाएं हैं ना, ये कुछ इस प्रकार की पाएंगे, फिर ये कुछ ऐसी पाएंगे। एक रेखा ये हो गई है ना, एक रेखा ये हो गई, इसको मैं R2 बोल देता हूँ, और एक रेखा जो होगी जो इनके बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे जाएगी, मतलब ऐसे इनको फाड़ते हुए, है ना। एक्स वाई जेड एक्स देखे हैं तुमने, वो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर नहीं होते एक दूसरे पे, वैसे ही सेम चीज़ पाएगी इन तीनों के साथ। ठीक है, तो ये रेखाएं ऐसी पाएंगे। अब अगर मैंने ये तीनों दिखाए ना तब जाकर ये चीज़ प्रूफ हुई, सिर्फ ये दो दिखाता ना तब जाकर ये चीज़ प्रूफ नहीं होती, तीनों दिखाने पर ही ये चीज़ प्रूफ हुई कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। समझ में आई? तो तीनों दिखाने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो तीनों हमने कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो अब हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, अब हम लास्ट में कह सकते हैं अतः ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, लंबवत माने परपेंडिकुलर हैं। हो गया, ऐसे प्रूफ करना था। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से दिखेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे हमने किया, पहली रेखा के डायरेक्शन को साइन ये लिए, दूसरी रेखा के डायरेक्शन को साइन ये लिए, तीसरी रेखा के डायरेक्शन को साइन ये लिए। ठीक है, फिर हमने इसके साथ इसके साथ इसके साथ गुणा की, वहाँ से पता चला कि ये दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ गुणा की, वहाँ से हमें पता चला कि ये दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। फिर इसकी और इसकी आपस में गुणा करी, वहाँ से हमें पता चला कि ये दो रेखाएं भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये तीनों की तीनों रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऐसे मुझे प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे किया? तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। क्या लिखा कि दर्शाओ कि इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली जो रेखा है वो रेखा इन दो पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा पर परपेंडिकुलर है। समझ में आ गई? हमें दर्शाना है कि भाई एक रेखा है जो कि इन दो पॉइंट से गुजर के जा रही है, और एक दूसरी रेखा है जो कि इन दो पॉइंट से गुजर के जा रही है। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं, ये येलो वाली और ये ऑरेंज वाली, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये मुझे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? सोचो, कैसे दिखाओगे? बताएं। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक काम कर लें, आपको दो पासिंग पॉइंट मिल रहे हैं ना, तो इस रेखा के समीकरण ज्ञात कर लें। इस रेखा के समीकरण जब आप ज्ञात करोगे तो वहाँ से आपको P1 मिल जाएगा, P1 वेक्टर। जब आप रेखा के समीकरण ज्ञात करोगे ना तो वहाँ से P1 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप एक काम करें, यहाँ पर भी आपको दो पासिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो यहाँ से भी आप रेखा के समीकरण ज्ञात कर लें। यहाँ से जब आप रेखा के समीकरण ज्ञात करेंगे तो P2 वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, फिर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल वाला फॉर्मूला लगा देना आप, कोस थीटा वाला, है ना। बताया था आपको मैंने, P1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना में P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाला लगा देना। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि यार इन दो रेखाओं के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। फिर आप कह देना कि भैया ये दोनों की दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। एक तरीका तो ये है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो, ये जो रेखा है ये इन दो पॉइंट से गुजर रही है ना। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि यार इस रेखा के मुझे डायरेक्शन रेशोस बताओ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोचिए, ये रेखा इन दो पॉइंट से गुजर रही है, मैंने आपसे कह दिया कि इस रेखा का कोई भी एक डायरेक्शन रेशो का सेट बता दो। डायरेक्शन रेशो वैसे तो अनंत होते हैं, कोई भी एक डायरेक्शन रेशो का सेट बता दो, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं?
आप इनसे बिल्कुल बता सकते हैं, आपने बताया था, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था कि अगर कोई रेखा 2 पॉइंट से गुजर रही है, लेट्स से x1 y1 z1 x2 y2 z2, और अगर मुझसे कोई इस रेखा के डायरेक्शन रेशोस पूछ ले, है ना, दिक् अनुपात पूछ ले, तो वो होंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, ये होंगे, ये चीज़ बताई थी ना। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मुझे इस रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाएंगे। ठीक है ना, इसमें से ये घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा, इसमें से ये घटा दूंगा। मान लो कि इस रेखा के जो डायरेक्शन, इस रेखा के डायरेक्शन रेशियोस पता चल जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोस पता चल जाएंगे। मान लो कि इस रेखा के डायरेक्शन रेशियोस आ गए आपके A1 B1 C1, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, ये जो रेखा है ऑरेंज वाली, ये जो रेखा है, इसके डायरेक्शन रेशियोस पता कर दूंगा। इसके डायरेक्शन रेशियोस आगे मान लो A2 B2 C2, है ना। ऐसे घटाने पर ही, जब आप घटाएंगे ऐसे 3 में से 0 घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 2 घटाएंगे, तो कुछ ना कुछ अंक मिलेगा ना, उसको मैंने A2 B2 C2 बोल दिया। इसके डायरेक्शन रेशियोस निकाल लिए, इसके डायरेक्शन रेशियोस निकाल लिए। अब हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अगर कोई दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं, तो उसके जो डायरेक्शन रेशियोस होते हैं ना, उनकी भी गुणा करके ऐड करने पर हमें क्या मिलता है बेटा, 0 मिलता है। ठीक है, तो अगर ये दो रेखाएं परपेंडिकुलर हैं तो वहां पर ये नियम अप्लाई होना चाहिए, है ना। मैं क्या करूंगा, A1 की A2 से गुणा कर दूंगा, B1 की B2 से गुणा कर दूंगा, C1 की C2 से गुणा कर दूंगा। अगर गुणा करके जोड़ने पे मुझे 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये दो रेखाएं भी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो एक ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपकी मर्जी आप कौन सा तरीका अपनाएं। मैं ये वाला तरीका अपना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम नई चीज़ सीख रहे हैं ना, इसलिए। समझ में आ गई। तो मैं ये वाला तरीका अपना रहा हूँ। आप चाहें तो जो मैंने इससे पहले वाला तरीका बताया था वो भी अपना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये वाला अपना रहा हूँ। समझ में आया कैसे करेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, है ना, और उसके बीच में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर ये 0 बराबर आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। ऐसे करेंगे। समझ में आया, करते हैं फिर। लिखो कैसे, अभी बताता हूँ। अब इसको लिखेंगे कैसे वो समझ लो। तो पहली रेखा तो ये है और दूसरी रेखा ये है ना, ये जिसके 2 पॉइंट्स ये गिवन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज। पहली रेखा को लेट से मैं R1 बोल रहा हूँ, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज को मैं बोल रहा हूँ A1 B1 C1। तो इस पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, आपके आंसर 3 में से 1 घटा देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे तो करते हैं। तो 3 में से 1 घटा देंगे, लिख दीजिए 3 माइनस 1, कॉमा 4 में से माइनस 1 घटा देंगे, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 1, कॉमा -2 में से -2 घटा देंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा टीचर को। नहीं लिख के दिखाएंगे, डायरेक्टली लिख देंगे तब भी कोई नंबर नहीं काटता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, लिख के दिखा देना। ठीक है, बराबर का निशान, 3 में से 1 गया 2, 5 और -4। तो ये हमारे पास पहली रेखा के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, यानी कि A1 B1 C1 आ गया भाई। समझ में आ गई, ये हमारे पास A1 B1 C1 आ गए। अब इसी तरीके से दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। दूसरी रेखा जिसको मैं R2 बोल रहा हूँ, उसके डायरेक्शन रेशियोज, जिसको मैं A2 B2 C2 बोल रहा हूँ, वो क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 3 -0, 5 -3, 6 -2, ये हो जाएंगे। घटा लो, 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। तो ये हमारे पास इस दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, है ना। इसको मैंने क्या बोला है, A2 B2 C2 बोला है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कि अगर A1 की A2 से गुणा करने पर, B1 की B2 से गुणा करने पर, C1 की C2 से गुणा करके ऐड करने पर 0 मिल जाता है, तब तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों रेखाएं परपेंडिकुलर हैं। 0 नहीं मिला तब इसका ये मतलब है कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम यहाँ पे A1 गुणा A2 प्लस में B1 गुणा B2 प्लस में C1 गुणा C2, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, निकालते हैं। तो A1 की A2 से अगर मैं गुणा करूँगा तो हो जाएगा 6, प्लस में B1 की B2 से अगर मैं गुणा करूँगा तो हो जाएगा 10, फिर -4 की -4 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा -16, है ना। प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा के परपेंडिकुलर है। R1 जो है वो परपेंडिकुलर है R2 के। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं
परस्पर लंबवत हैं, सिंपल। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत है, यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ऐसे हमने कर लिया प्रूफ। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन था, बस वहां पे था कि हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन थे और यहाँ पे हमें डायरेक्शन रेशोस गिवन है, हैं दोनों में सेम रूल, ठीक है ना। तो ऐसे करना था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्या कि दर्शाओ कि ये 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा इन 2 पॉइंट से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है ना। वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद सोचो कि कैसे दिखाएंगे। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस वहां पे हमें परपेंडिकुलर दिखाना था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। और हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये जो दो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। समांतर के लिए क्या रूल होता था? समांतर के लिए रूल होता था कि अगर A1/A2 बराबर मिल जाए B1/B2 के और ये बराबर मिल जाए C1/C2 के, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो हम ये वाला रूल अप्लाई कर देंगे अब की बार, है ना। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, बस वहाँ पे परपेंडिकुलर था तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पर हमें समांतर दिखाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बताया था ना बेसिक कंसेप्ट में तुमको। हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली रेखा जिसको मैं R1 बोल रहा हूँ, इसके डायरेक्शन रेशोज। पहली रेखा के डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे? पहली रेखा के डायरेक्शन रेशोज को सर आप A1 B1 C1 बोल दो पहले तो। A1 B1 C1 ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जी हमारे पास 2 में से 4 गया, कोमा 3 में से 7 गया, कोमा 4 में से 8 गया, ऐसे, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरी रेखा जिसको मैं R2 बोल रहा हूँ, इसके डायरेक्शन रेशोज क्या हो जाएंगे? आप कौन से इसके डायरेक्शन रेशोज को हम बोल रहे हैं A2 B2 C2। ये हो जाएंगे हमारे पास 1 - 1 यानी कि 1 + 1, कोमा 2 - 2 यानी कि 2 + 2, कोमा और 5 - 1, ये हो जाएंगे सर जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास -2 -4 -4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 4 4। समझ में आ गई? तो पहली रेखा के डायरेक्शन रेशोज आ गई ये, जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ। दूसरी रेखा के डायरेक्शन रेशोज आ गई ये, जिसको मैं ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। समझ में आ गई? यानी A1 B1 C1 की वैल्यू पता चल गई और A2 B2 C2 की वैल्यू मालूम चल गई। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के और क्या ये बराबर है C1/C2 के। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब तो ये समांतर हैं, नहीं तो नहीं है। अब देख लेते हैं बराबर आते हैं कि नहीं आते। A1/A2 करना, ये हो जाएगा जी हमारे पास माइनस का, इसको आप है ना ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ, वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो इसको लिखने का एक आसान और अच्छा तरीका बताता हूँ रिप्रेजेंट करने का। आप एक काम करना, आप यहाँ पे लिखना A1/A2, पहले A1/A2 निकाल लो। A1/A2 क्या हो जाएगा? -2/2, ये कट के आ गया -1। फिर आप निकाल लो B1/B2 निकालना, ये हो जाएगा जी -4/4, जो ही कट के आ गया हमारे पास -1। फिर आप निकाल लेना C1/C2 है ना, जो कि हमारे पास वापस से कट के क्या आएगा? -1। तो आप यहाँ पे कह देना, देखो A1/A2 भी -1 आया, B1/B2 भी -1 आया, C1/C2 भी -1 आया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, अतः ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ऐसे करना आप, ये और अच्छा तरीका हो लिखने का। समझ में आ गई? समझे कि नहीं? तो ऐसे हमने कर लिया, कितना सिंपल सा था भाई ये भी, है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे, समीकरण से संबंधित क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे। जो पहले 3 क्वेश्चन थे ना वो डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशोस इनसे संबंधित थे। अब ये जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये हमारे समीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। जो रेखा का समीकरण ज्ञात करना नहीं सिखा था, उनसे संबंधित प्रश्न है ये। देखो क्या है कि एक पॉइंट है 1 2 3, इस पॉइंट से गुजरने वाली जो रेखा है ना उसका समीकरण हमें ज्ञात करना है, जो कि इस सदिश के समांतर है।
समझो, हमें एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है और मुझे एक तो पासिंग पॉइंट दिया है, एक तो पासिंग पॉइंट दिया है और एक समांतर सदिश दिया है। तो अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दिया हो, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट दिया हो और एक समांतर सदिश दिया हो, तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते थे? क्या फॉर्मूला होता था आपके आंसर? उसका फॉर्मूला था आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। पी वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर। आपकी एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे बी वेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन अपन पी वेक्टर लेके चलते हैं, है ना। कोई ऐसा नंबर काटने वाला नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे पी वेक्टर लिखते हैं बेटा, ताकि समझने में आसानी हो। पी मतलब पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हमें रेखा का समीकरण मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में ये नहीं क्या रखा कि रेखा का सदिश समीकरण निकालना है या फिर रेखा का कार्तीय समीकरण निकालना है, ये नहीं बोल रखा। तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना, नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी था ना कार्तीय समीकरण वाला, ये वाला भी लगा सकते हो, क्योंकि कुछ बोल नहीं रखा ना। तो जैसा आपकी इच्छा हो वैसा फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप ये वाला लगा लो बेटा, चाहे आप ये वाला लगा लो। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि यार सदिश समीकरण निकालना है, तब अपन ये वाला लगाते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं अपन। अब कुछ बोल नहीं रखा तो आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ये वाला लगा रहा हूँ, सदिश समीकरण, ठीक है। तो लिखोगे कैसे वो देख लो बस आप। अब देखो लिखोगे कैसे, तो आप लिखना है यहाँ पे, आप कहना यहाँ ये जो पासिंग पॉइंट है इसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे x1 y1 z1, ऐसे बोलते थे। जब मैंने डेरिवेशन कराई थी ना उस दौरान भी मैंने बताया था। तो हम इसको बोलते थे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा x1 y1 z1 है ना। इसको मैं लेट से ए बोल देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, वो क्या है? वो है जो हमारे पास 1 2 3 ये है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर x1 y1 z1 ये है, तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 1 की आई कैप से गुणा कर दो, यानी कि आई कैप, 2 की जे कैप से गुणा कर दो 2 j कैप, 3 की के कैप से गुणा कर दो यानी कि 3 k कैप। x1 y1 z1 के साथ अगर मैं आई कैप जे कैप और के कैप चुका देता हूँ तो मुझे ए वेक्टर मिलता है ना बेटा। जो हमारे फॉर्मूले में ए वेक्टर होता है वो ऐसे ही तो मिलता है, तो वो लिख दिया मैंने, ठीक है। पी वेक्टर क्या हो जाएगा? पी वेक्टर तो सर जी हमें दिया हुआ है, क्या ये 3 i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस का 2 k कैप। तो हमें ज्ञात करना है रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा कि कैसा समीकरण ज्ञात करना है, तो आप चाहे सदिश करो चाहे कार्तीय करो, आपकी मर्जी है। मैं सदिश कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। रेखा के सदिश समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा? रेखा के सदिश समीकरण का सूत्र था जी हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर हमारे पास क्या है? ये है जी, लिख दो आई कैप प्लस में 2 j कैप प्लस का 3 k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर क्या है? पी वेक्टर ये है जी, लिख दो फिर इसको 3 i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस का 2 k कैप। तो ये आपके पास आंसर आ गया, समझे। तो ऐसे हमने ज्ञात कर लिया रेखा का समीकरण। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात करना था भैया, समझ में आया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। क्या लिखा कि पॉइंट जिसके स्थिति सदिश हैं, ये एक पॉइंट है ना, उसके स्थिति सदिश हमें दिए हुए अब की बार। पिछली बार वो पॉइंट दिया हुआ था, है ना, उसको स्थिति सदिश के अंदर चेंज करना पड़ा था अपने को। उसको ए वेक्टर बनाने के लिए अपने को आई कैप जे कैप के कैप चिपकाना पड़ा था ना। यहाँ पे इसने और आसान कर दिया, यहाँ पे इसने आई कैप जे कैप के कैप चिपका के दे दिया अपने को, ठीक है। तो ये हमारा ए वेक्टर है बेसिकली, समझे। पिछली बार पॉइंट दिए थे, आई कैप जे कैप के कैप चिपकाने के बाद ए वेक्टर बना था वो, यहाँ पे इसने ए वेक्टर पहले ही दे दिया। आई बात समझ में। तो क्या रखा कि भाई एक पॉइंट है जिसका स्थिति सदिश ये है, यानी कि हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, से गुजरने वाले व इस सदिश की दिशा में जाने वाले रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, ये तो हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा क्या है? पी वेक्टर है। पी वेक्टर ही तो है, इसकी दिशा में रेखा जा रही है ना, इसकी दिशा में रेखा जा रही है मतलब क्या है कि ये पैरेलल वेक्टर हमारा पी वेक्टर बोलते हैं इसको अपन। तो ए वेक्टर में गिवन है, पी वेक्टर में गिवन है, हमें रेखा का सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है, दोनों समीकरण ज्ञात करना है अब की बार, ठीक है। अब इसको करोगे कैसे, कैसे लिखोगे वो देख लो बस। आप कहना यहाँ पे हमें ए वेक्टर क्या गिवन है? ए वेक्टर गिवन है 2 i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4 k कैप। और पी वेक्टर क्या गिवन है? पी वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस का 2 j कैप माइनस का k कैप। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं रेखा का
सदिश समीकरण ये ज्ञात करते हैं। रेखा के सदिश समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा बताना। रेखा के सदिश समीकरण का सूत्र हो जाएगा जी हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर का आर वेक्टर लिखा बराबर ए वेक्टर हमारे पास क्या है, आप कहेंगे सर ये है, लिख दो फिर 2i कैप माइनस का जे कैप प्लस का 4k कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर ये है जी, लिख दो आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का k कैप। तो ये है तो हमारे पास आ गई रेखा का सदिश समीकरण। समझ में आ गई, ये तो हमारे पास रेखा का सदिश समीकरण निकल गया। ठीक है जी, अब निकालते हैं क्या, रेखा का कार्तीय समीकरण, है ना। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच लेना ऐसे और यहाँ पे लिख देना रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करने का क्या सूत्र था बताइए। आपके सर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता था क्या, हमारे पास फॉर्मूला होता था x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। अब यहाँ पे ये x1 y1 z1 ये क्या चीज़ है भैया, तो आप कहेंगे सर x1 y1 z1, हाँ जी ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारा जो ए वेक्टर है ना उसके आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, ये हमारे x1 y1 और z1 के वैल्यू होती है ना। पिछले क्वेश्चन में सीखा तो था ये हमारे क्या बेसिकली x1 है, ये y1 है, ये z1 है, यही तो होते हैं। तो लिख दो बस, ये जाएगा x माइनस x1 कितना है 2, ठीक है, बटे में बराबर y माइनस y1 कितना है, y1 है माइनस का 1, इसके साथ कुछ नहीं छिपा हुआ तो 1 होता है और इसके साथ माइनस का निशान भी तो -1 हो गया, तो ये बेसिकली +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। z माइनस z1 क्या है 4, ठीक है, बटे का निशान बटे का निशान। ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू ए बी सी क्या चीज़ होती है बताना। ए बी सी बेसिकली हमारा ये जो पैरेलल वेक्टर है ना इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, आई कैप के साथ जो चिपका होता है, जे कैप के साथ जो चिपका होता है, के कैप के साथ जो चिपका होता है उसको अपन बोलते हैं ए बी सी। तो ए हमारे पास क्या है 1 है जी, इसके साथ कुछ नहीं चिपका तो 1 हो गया ना, बटे में बराबर में बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास ये 2 और सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है जी ये -1। तो ये हमारे पास क्या निकला है भैया, ये हमारे पास इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण निकला है। समझ में आ गई, तो ऐसे हमें करना था, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार, समझ में आया कैसे किया। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था और कर लिया हमने, क्लियर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, चलिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो इस पॉइंट से तो गुजरता हो और इस रेखा के समांतर हो। हमें एक रेखा है उसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, ये जो रेखा है ये इस पॉइंट से तो पास आउट होता है -2 4 -5, और ये जो रेखा है वो इस रेखा के समांतर है, ठीक है ना। अब की बार इस रेखा के समांतर एक रेखा दी है, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि इस रेखा के समांतर एक सदिश देता था तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के कर लेते थे, लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया कि इस रेखा के समांतर एक रेखा दे दी, ठीक है, इस रेखा के समांतर हमें क्या दे दी, एक रेखा दे दी भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था इस रेखा के समांतर एक सदिश, इन्होंने क्या दिया, इस रेखा के समांतर एक रेखा दे दी। अब क्या कर सकते हैं सोचिए, बताएं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस रेखा के समांतर सदिश ना। तो एक काम करो, तुम्हें ये रेखा दे रखी है, तुम एक काम करो इस रेखा के समांतर सदिश निकाल लो। अब कहेंगे सर हमें तो इस रेखा के समांतर सदिश चाहिए। अरे भाई तुम इस रेखा के समांतर सदिश निकाल लोगे, इस रेखा के समांतर अगर तुम सदिश निकाल लोगे तो वो जो सदिश है वो इस रेखा के तो समांतर होगा कि नहीं होगा। तुम अगर इस रेखा के समांतर सदिश निकालते हो तो ये जो सदिश है वो इस रेखा के भी तो समांतर होगा ना भैया, है ना। तो एक काम करो इस रेखा के समांतर सदिश निकाल लो। अब कहेंगे सर इस रेखा के समांतर सदिश कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सदिश किस रूप का होता है, सदिश होता है जी हमारा ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, इस रूप का होता है ना। अगर मैं इस रेखा के समांतर सदिश निकाल रहा हूँ तो ए बी सी ये क्या चीज़ है बताना। आप कहेंगे सर ए बी सी है ये, इसको अपन ए बोलते थे, इसको अपन बी बोलते थे, इसको अपन सी बोलते थे, ऐसे तो बोलते थे जब हम रेखा का समीकरण तैयार करते थे तो ए बी सी इसी को तो लेते थे। तो इसका मतलब इस रेखा के समांतर जो सदिश होगा
वहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। लिख दो बस, यहाँ पे ए बी सी लिखने के बजाय क्या लिखोगे 3 5 6 लिख दो, हो गया काम खत्म। समझ में आ गई? तुमने क्या कर लिया भैया, तुमने इस रेखा के समांतर सदिश निकाल लिया, है ना। अब ये जो सदिश है, ये जो सदिश है वो इस रेखा के तो समांतर तुमने निकाल लिया। अब ये जो सदिश है वो इस रेखा के तो समांतर है ही, लेकिन साथ साथ में ये जो सदिश है वो इस रेखा के भी तो समांतर है ना, और यही हमें चाहिए था। हमें बेसिकली इस रेखा के समांतर ही तो सदिश चाहिए था, मिल गया। अब पासिंग पॉइंट है हमारे पास और एक समांतर सदिश है, और पासिंग पॉइंट और समांतर सदिश अगर आपके पास हो तो आप समीकरण निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे करेंगे, समझ में आ गई? क्लियर? अब इसको लिखोगे कैसे वो देख लो। आपको ये आकृति तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। बस आकृति में आप एक काम करना, आकृति में आप इस रेखा को तो L1 बोल देना, ठीक है, इस रेखा को L2 बोल देना, और जो तुमने वेक्टर बनाया इसको तुम P वेक्टर बोल देना, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे आप लिख देना कि पर्सन में, है ना, या फिर आप कह लो कि यहाँ हमें गिवन क्या है, यहाँ हमें गिवन है कि जो L1 है वो समांतर है L2 के, ये हमें गिवन है, दिया हुआ है। आकृति बना करके ऐसा लिख देना, हमें यही तो गिवन था कि इस L1 रेखा के समांतर ये रेखा है, गिवन थी ये चीज़, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस L2 के समांतर एक सदिश निकाला, तो लिख देना, तो L2 के समांतर सदिश हमने ज्ञात किया, L2 के समांतर सदिश हमने ज्ञात किया, उसको मैंने बोल दिया P वेक्टर, ठीक है। वो हमारे पास क्या निकला, वो हमारे पास निकला 3i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप, ऐसे बोल देना, ठीक है। अब ये जो P वेक्टर है, अब ये जो P वेक्टर है वो इस L1 वेक्टर के भी तो समांतर है, यहाँ कह देना, यहाँ जो P वेक्टर है वो समांतर होगा L1 वेक्टर के भी, है ना। भाई ये जो P वेक्टर है ये L1 वेक्टर के तो समांतर होगा। अगर आप इसका रीज़न लिखना चाहें कि भाई मुझे तो उसको टीचर को रीज़न भी बताना है, तो आप यहाँ पे ऐसे निशान लगा करके कह देना कि भाई L1 और L2 समांतर थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर L2 के समांतर में P वेक्टर बनाऊंगा, है ना, तो P वेक्टर जो है वो L1 के भी समांतर होगा। अगर आप रीज़न लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रीज़न नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से देखने में समझ आ जाए इस चीज़ को, ठीक है। तो बस आकृति बना दूंगा, टीचर अपने आप समझ जाएगा इस चीज़ को, तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, अब मुझे इस रेखा के समांतर सदिश मिल गया, है ना, यानी कि मुझे P वेक्टर मिल चुका है, मुझे A वेक्टर मिल चुका है, ठीक है। तो मैं इस रेखा का समीकरण बता सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे समीकरण किस में बताना है, मुझे समीकरण बताना है कार्तीय रूप में, तो कार्तीय समीकरण वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मैं कहता हूँ तो रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा बताना जाए एक बार। आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला था हमारे पास x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। वैल्यू पुट कर दो बस, x माइनस ये x1 y1 और z1 ये क्या चीज़ होती हैं, ये होती हैं इस रेखा पर जो ये पॉइंट है ना उसको अपन x1 y1 z1 बोलते हैं, तो लिख दो। तो बेसिकली हो जाएगा x प्लस 2 बटा y माइनस 4 बटा z प्लस 5 बटा, ऐसा हो गया। ए बी सी क्या चीज़ होती है, ए बी सी होता है जी जो इस रेखा के समांतर जो सदिश है ना उसका आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, उसको अपन ए बी सी बोलते हैं। तो बस लिख दो 3 5 6, आपको मिल गया रेखा का कार्तीय समीकरण। ऐसे हमने ज्ञात किया, लॉजिक था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ऐसे हमने ज्ञात किया। समझ में आई मेरी बात? तो ये आपका आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि रेखा का कार्तीय समीकरण हमें गिवन है, हमें रेखा का सदिश समीकरण निकालना है। कार्तीय समीकरण से सदिश समीकरण में कैसे चेंज करते हैं वो अपने को सीखना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो कार्तीय समीकरण क्या है, आप सबसे लिख देना रेखा का कार्तीय समीकरण, ये हमें क्या गिवन है, तो आप कहेंगे सर ये हमें गिवन है क्या, यह जी x माइनस 5 अपॉन में 3 y प्लस 4 अपॉन में 7 z माइनस 6 अपॉन में 2, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो कार्तीय समीकरण ना इसकी आप तुलना करना, कंपैरिजन करना। आप कहना कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी से तुलना करने पर, इसके साथ इसकी तुलना करनी है भाई।
क्योंकि इस समीकरण की जब आप इस समीकरण के साथ तुलना करोगे तभी तो आपको ए बी सी x1 y1 z1 इसकी वैल्यू मिलेगी ना। और जब इसकी वैल्यू मिलेगी तभी तो हम सदिश समीकरण बता पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेखा का कार्तीय समीकरण पहले लिखा, फिर मैंने लिखा कि भाई इस समीकरण की मैं इसके साथ तुलना कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो इस समीकरण की इस समीकरण के साथ, इस समीकरण के साथ जब तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बताइए। तुम कहोगे सर जब मैं इस समीकरण के साथ तुलना करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे x1 की जगह 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, x1 की जगह 5 लिखा हुआ है, y1 की जगह क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। कई बच्चे कहेंगे जी 4 लिखा हुआ है, नहीं -4, देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस का y1 है ना बेटा, और यहाँ पे +4 है। तो इस तुम +4 को क्या लिखोगे, ये जो +4 है तुम इसको क्या लिखोगे, तुम इसको ऐसे लिखोगे ना बेटा, -4। तो यहाँ पे y1 की जगह क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है बेसिकली। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा y1 की जगह लिखा हुआ है -4, और z1 की जगह क्या लिखा हुआ है, z1 की जगह लिखा हुआ है जी हमारे पास, z1 की जगह लिखा हुआ है जी 6। समझे। अच्छा a क्या है हमारे पास, a है जी हमारे पास 3, ये देखो a की जगह 3 लिखा हुआ है, b की जगह लिखा हुआ है 7, लिख दो इस चीज़ को भी, a की जगह 3 है जी, b की जगह 7 है, और c की जगह हमारे पास क्या है 2। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, हमें पता चल गया कि यार x1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास क्या है, z1 हमारे पास क्या है। ठीक है, और हमें यह भी मालूम चल चुका है कि हमारे पास a क्या है, b क्या है, और c क्या है। ठीक है, तो अब बस अपन बना लेते हैं सदिश समीकरण। तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण का सूत्र क्या होता है बताना जरा एक बार। आप कहेंगे सर रेखा के सदिश समीकरण का सूत्र होता है, क्या होता है, ये होता है जी हमारे पास, थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, रेखा के समीकरण सदिश समीकरण का सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर। ठीक है ना, तो आर वेक्टर बराबर, ये जो ए वेक्टर निकालते थे कैसे निकालते थे, आप कहेंगे सर x1 y1 z1 इसके साथ आई कैप जे कैप और के कैप चिपका देते थे। तो आई ए वेक्टर की लिख सकता हूँ x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर कैसे निकालते थे। आप कहें सर ए बी सी इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चिपका देते थे। तो लिख दो बस, समझ में आ गई, वैल्यू पुट करो। तो ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर बराबर x1 हमारे पास क्या है 5 आई कैप, y1 हमारे पास है -4, तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, डायरेक्टली मैं माइनस लिख देता हूँ, -4 जे कैप प्लस का 6 के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स 3 आई कैप प्लस में 7 जे कैप प्लस में 2 के कैप। तो बस निकल गया हमारा सदिश समीकरण। समझे, ऐसे हमने ज्ञात करना था। रिकैप करूं क्या, देखो ये हमें रेखा का कार्तीय समीकरण दिया था, है ना, और ये हमने रेखा का सदिश समीकरण बनाना था। तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, कार्तीय समीकरण जब हमें दिया होता है वहाँ पे जो 3 7 2 ये क्या चीज़ होती हैं। तो आपने से ये जो 3 7 2 हैं ये हमारे उस रेखा के समांतर जो सदिश होता है ना उसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो बस ये 3 7 2 को मैंने आई कैप के उस आई कैप जे कैप और के कैप के साथ चिपका दिया लैम्डा के साथ लगा करके। लैम्डा के साथ जो चीज़ लगी होती है वो क्या होती है, पहले वेक्टर तो होती है। अच्छा ये -5 -4 -6 ये क्या चीज़ है, तो हम सर -5 -4 -6 ये बेसिकली हमारे उस रेखा पर स्थित पॉइंट होते हैं, है ना। तो बस ये लगा दिया हमने। तो डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ पे भी जंप मार सकते थे लेकिन फिर वो नंबर नहीं देता टीचर, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर्ली करके दिखाया कि यार हमने सबसे पहले इसके साथ तुलना करी, वहाँ से हमें ये वैल्यू मिली और वहाँ से हमने सदिश समीकरण ज्ञात किया। ऐसे प्रॉपर्ली करके दिखाया है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, साफ साफ ही पता चल रहा था, है ना। डायरेक्टली जंप मार सकते थे लेकिन डायरेक्टली जंप मारने से नंबर तो नहीं मिलते ना, ये चीज़ होती है। समझ में आई कैसे किया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा कि मूल बिंदु और इस पॉइंट, एक तो मूल बिंदु है यानी कि 0,0,0 और एक ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, वीडियो पॉज करके खुद ब खुद ट्राई करना। आपको 2 पासिंग पॉइंट दे रखे हैं, 2 पासिंग पॉइंट दिए हों तो रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण निकालना नहीं आता क्या आपको,
आपको तो बिल्कुल आता है, फॉर्मूले हैं, बस डायरेक्टली अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो पॉज करके खुद ब खुद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि मुझे दो पासिंग पॉइंट कौन से दिए गए हैं। एक तो ये दिया गया है, इसको लेट से मैं ए बोल देता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, जो कि हमारे पास 0,0,0। एक हमें बी दिया गया है x2 y2 z2, जो है हमारे पास 5, -2, 3। तो सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूँ रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है। रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है x-x1 अपॉन में x2 - x1 बराबर y-y1 अपॉन में y2 - y1 बराबर z-z1 अपॉन में z2 - z1। वैल्यू पुट करो, तो x-x1 y1 z1, ये क्या चीज़ होती है। आप कहेंगे सर किसी को भी मान सकते हैं, लेट से आप इसको मानना चाहें तो इसको मान ले, इसको मानना चाहें तो इसको मान ले, आपकी मर्जी है। मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है। आप इसको मान लेंगे तब भी कोई नंबर नहीं कटेगा, शक्ल अलग होगी इक्वेशन की, लेकिन जब आप उसको जियोजेब्रा में बनाएंगे ना, किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तो दोनों सेम ही इक्वेशन दर्शाएंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि यार पहले पॉइंट को x1 y1 z1 मानना है, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तुम इसको मान लो, ठीक है ना। शक्ल अलग बनेगी, लेकिन आपका आंसर ठीक मान जाएगा, कोई गलत नहीं मानेगा उसको। लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ x1 y1 z1, तो x1 हमारे पास क्या है 0, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रहा, ठीक है ना। अपॉन में x2 - x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 5 में से जो हो गया 5 बराबर y बटे में y2 - y1 क्या हो जाएगा -2 बराबर z-z1 यानी कि 3 अपॉन में, सॉरी माई मिस्टेक, 3 अपॉन नहीं, z अपॉन में z2 - z1, 3 में से 0 गया 3। तो ये हमारे पास रेखा का कार्तीय समीकरण आ गया। कितना सिंपल था। अब कार्तीय समीकरण ज्ञात कर लिया आपने, अब इसी तरीके से सदिश समीकरण ज्ञात कर लो। कह दो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बताना। आप कहेंगे सर रेखा का सदिश समीकरण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, फॉर्मूला लगा देंगे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे भैया। तो लगाओ, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है कि उस रेखा पर जो पासिंग पॉइंट है ना, उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चुका दो, वो ए वेक्टर बन जाता है। अब तुम ए वेक्टर इसको मान लो, चाहे चाहे तुम इसको मान लो, दोनों ठीक माने जाएंगे, कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। मैं इसको मान रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 0 आई कैप जमा 0 जे के कैप जमा 0 के कैप। इसको लिख देता हूँ ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि मैंने इसको ए वेक्टर मानना है, ठीक है। प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा दो, तो जब आप घटाएंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 5 में 0 गया 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लैम्डा टाइम्स 5 आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो ये हमारे पास रेखा की इक्वेशन आ गई, सिंपल। चाहे तुम यहाँ तक छोड़ाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमने कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कर लिया बेटा, और सदिश समीकरण भी ज्ञात कर लिया, समझ में आई। तो ऐसे ज्ञात करना था, कितना आसान सा था, क्लियर। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब ये 9वां क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है कि यार इन दो पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर आपको दो पासिंग पॉइंट दिए गए हों, रेखा का समीकरण पूछ ले, तो उसका हमें फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली वही फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे, हम इस पॉइंट को लेट से ए बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया ए, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1 y1 z1, जो कि हमारे पास 3, -2, -5। इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ मैं x2 y2 z2, जो कि हमारे पास 3, -2, 6, ठीक है। तो हमें रेखा का कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण दोनों निकालने हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ कार्तीय समीकरण, तो लिखूंगा रेखा का कार्तीय समीकरण। रेखा का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, तो आप कहें सर रेखा का कार्तीय समीकरण हमारे पास हो जाएगा x - x1 अपॉन में x2 - x1 बराबर y - y1 अपॉन में y2 - y1 बराबर z - z1 अपॉन में z2 - z1, ठीक है।
अब आगे देखिए, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, ठीक है। तो x माइनस x1 मैंने किसको बोला है, x1 बोला है जी आपने इसको, 3 को, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3 बटे में x2 माइनस x1 करना, तो 3 में से 3 गया 0, बराबर y माइनस y1 कितना है, y1 है जी माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और y2 में से y1 करना, माइनस का 2 और फिर माइनस माइनस 2 करेंगे तो फिर कट के 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। z माइनस z1 कितना है, z1 माना है जी मैंने इसको, तो ये प्लस का 5 हो जाना है, अपन में z2 माइनस z1 करना, तो 6 माइनस माइनस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रेखा का कार्तीय समीकरण आ गया। अब आपका एक डाउट हो सकता है कि सर यहाँ पे तो बटे में 0 आ रहा है, बटे में 0 आ रहा है तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए क्या, नहीं बेटा, ये जो बटे में 0 आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इसको 0 से भाग कर रहे हैं, नहीं, ये लिखने का तरीका है, समझ रहे हैं। जब भी अपन ऐसे लिखते हैं ना x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये जो अपन लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन इस चीज़ को इससे भाग कर रहे हैं, है ना, इस चीज़ को इससे भाग कर, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे अपन देखो मैंने लिख दिया 3/5, तो इसका यहाँ पे यही मतलब निकलता है कि यार अपन 3 को 5 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाग हो रहा है ना, ये हमें कुछ और बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है, ये हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा है उसके ऊपर जो पॉइंट है वो है जो हमारे पास 3 -2 और -5, ठीक है। और ये जो रेखा है उसका डायरेक्शन रेशो जो है, उसका डायरेक्शन रेशो जो है वो है 0, 0 और 11। ये जो बटे में जो अंक लिखे होते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो दर्शाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अपने इसको भाग कर रहे हैं, समझ में आई मेरी बात, ये हमें क्या दर्शाते हैं, डायरेक्शन रेशो दर्शाते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है जो कि इन 2 पॉइंट से गुजर रही है, इस पॉइंट के जो डायरेक्शन रेशो हैं वो 0, 0 और 11 है। इस रेखा का डायरेक्शन रेशो क्या है, 0, 0, 11। अब डायरेक्शन रेशो का मतलब क्या होता है ना, अब कहेंगे सर डायरेक्शन रेशो का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उसके हम किसी भी नॉन जीरो संख्या से गुणा कर दें तो वो डायरेक्शन रेशो निकलते हैं, ये कहोगे आप। लेकिन इसका मतलब क्या फिर भी, जैसे डायरेक्शन कोसाइन को तो मतलब समझ में आता है कि भाई वो रेखा एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल में आ रही है, वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल में आ रही है, जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल में आ रही है, उसका कोसाइन ले ले तो उसको अपन डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। लेकिन डायरेक्शन रेशो क्या चीज़ होगी फिर, है ना, तो इसको मैं समझाता हूँ। डायरेक्शन रेशो का मतलब ये है कि वो जो रेखा है उसकी डायरेक्शन कैसी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके डायरेक्शन रेशो है 0, 0, 11। इसका मतलब ये है कि उसकी जो वो जो रेखा है ना, अगर आपको उस रेखा की डायरेक्शन जाननी है तो आपको एक्स एक्स पे तो 0 यूनिट चलना पड़ेगा, वाई एक्स पे 0 यूनिट चलना पड़ेगा और जेड एक्स पे 11 यूनिट चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। अगर आप एक्स एक्स पे 0 यूनिट चलते हो, वाई एक्स पे 0 यूनिट चलते हो, तो उस रेखा तक पहुंचने के लिए आपको जेड एक्स पे 11 यूनिट चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उस रेखा की डायरेक्शन मिलेगी। बेसिकली इसका ये मतलब होता है। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि ये जो बटे में 0 लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि अपने इसको भाग कर रहे हैं, ये सिर्फ लिखने का एक तरीका है। समझ में आई मेरी बात, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास रेखा का कार्तीय समीकरण निकल गया। अब मैं निकालना चाहता हूँ रेखा का सदिश समीकरण, तो इसको मिटा देते हैं, अब निकालते हैं रेखा का सदिश समीकरण, ठीक है। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इसके लिए हमारे पास उत्तर है, लगा दो फिर। ये होता है जी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सोल्व कर लो, तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्या है जी हमारे पास, इसके साथ आई कैप जे कैप के कैप चुका दो, ए वेक्टर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप माइनस का 5 के कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाओ, तो घटाओगे तो 0, फिर 0, फिर यहाँ पे देखो तो 11, तो हो जाएगा 11 के कैप। तो ये हमारे पास रेखा का सदिश समीकरण आ गया, ठीक है। अब आप चाहें ना तो इसको जियोजेब्रा में बना के देख लीजिए, वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब मैं जियोजेब्रा बनाऊंगा ना तो आपको एक ऐसी रेखा मिलेगी जिस तक पहुँचने के लिए हमें एक्स एक्स पे तो 0 यूनिट चलना पड़ेगा और वाई एक्स पे 0 यूनिट चलना पड़ेगा और जेड एक्स पे हमें 11 यूनिट चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी आपको रेखा दिखाई देगी वहाँ पे, समझ में आ गई। मतलब एक्स एक्स पे अगर आप 0 यूनिट चलते हो, वाई एक्स पे 0 यूनिट चलते हो, तो जेड एक्स पे आपको 11 यूनिट चलना पड़ता है। एक ऐसी रेखा आपको दिखाई देगी जब आप जियोजेब्रा पे इसको बनाओगे, इसको बनाओगे, क्योंकि जियोजेब्रा जो है वो सदिश रूप को ही
लेता है, इसको नहीं लेता है वो, ठीक है, इसको ही लेता है वो। तो आप इसको बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ में आया? अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अब ये 10वां क्वेश्चन देखो, क्या क्या रखा है बेटा? क्या क्या कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करिए। इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, और दोनों पार्टों में आपको 2-2 रेखाएं दे रखी हैं। जैसे एक रेखा ये दे दी, एक रेखा ये दे दी, आपको इन 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखिए आप। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको P1 वेक्टर बोलते हैं, इसको P2 वेक्टर बोलते हैं, और कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसे करते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भैया यहाँ जो P1 वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो है जो हमारे पास ये 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप। और P2 वेक्टर क्या भैया, P2 वेक्टर जी हमारे पास ये i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप। तो अपन लगा देते हैं कोस थीटा वाला फॉर्मूला। कोस थीटा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा में P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर P1 वेक्टर की P2 वेक्टर से डॉट पुट करिए, करिए डॉट पुट। तो ये आएगा 3 एकम 3 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 6 दूनी 12 बटे में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो आएगा 9 जमा 4 जमा 36 यानी कि 49 का रूट, ठीक है। P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 जमा 4 जमा 4 यानी कि 9 का रूट। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा कोस थीटा बराबर मैग्नीट्यूड 12 4 16 16 3 19 19 बटे में 7 49 का रूट तो 7 हो गया ना, और 9 का रूट 3 हो गया, तो 7 या 21, ठीक है। अब 19/21 का मापांक करूँगा तो 19/21 ही आएगा, तो यहाँ से मापांक हटा ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी जी कोस इनवर्स 19/21। ये हमारे पास आंसर आ गया। कितना सिंपल सा था, समझे? ठीक इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट है, वीडियो पॉज करके आप इसको खुद करें, ठीक है ना। सेम तरीके से है भैया, और कुछ अलग है ही नहीं इसके अंदर। वीडियो पॉज करें और खुद ब खुद करें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या क्या निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करो। 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है, दोनों पार्टों में 2-2 रेखाएं दे रखी हैं। तो फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद ब खुद करना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक ये रेखा है, दूसरी ये रेखा है, आपको इन 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले इनको सदिश रूप में चेंज कर लो, फिर P1 वेक्टर P2 वेक्टर, उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो डायरेक्टली के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A1 जो कि ये रहा, B1 C1 A2 B2 और C2, इनकी आवश्यकता होती है ना, तो इनको अपन लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमें समीकरण दी होती है ना, वो मानक रूप में चेंज करनी जरूरी होती है कई बार, है ना। वैसे तो हर बार आपको मानक रूप में चेंज करना चाहिए गलती से बचने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले अगर आप मानक रूप में चेंज कर लेंगे ना, तो गलतियों के चांस बहुत कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब जैसे मैं करके दिखाता हूँ, सबसे पहले मानक रूप में चेंज करते हैं। हम कहेंगे मानक रूप में बदलने पर, मानक रूप में बदलने पर, मानक रूप समझते हो? मानक रूप क्या बताया था मैं तुमको, ये बताया था ना, x2 माइनस x1 नहीं, सॉरी, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, इसी को मानक रूप बोलते हैं ना। तो दी गई समीकरण को सबसे पहले आप मानक रूप में चेंज कर लिया करिए, उससे आपसे गलतियां होना है ना, गलती जो होती है आपसे वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को तो मालूम है कि यार इसको अगर मैं मानक रूप में नहीं भी चेंज करूंगा तब भी मेरा आंसर निकल जाएगा, मेरे को तो मालूम है। लेकिन क्या पता आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएं जिसमें आपको मानक रूप में चेंज करना चाहिए था लेकिन आपने किया ना हो। तो इसलिए एक काम करा करिए, जो भी क्वेश्चन आए ना, कोण वाला, 2 रेखाओं के बीच की छोटी दूरी वाला, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उसको मानक रूप में चेंज करिए, उसके बाद करा करिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, तो x-2/2 इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सेम का सेम लिख दो, बराबर। यहाँ पे लिखा y-1/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम का सेम लिख दो, बराबर। अब यहाँ पे लिखा z+3/-3। अब इसको अगर आप मानक रूप में चेंज करेंगे तो इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब ये मानक रूप में प्रॉपर्ली चेंज हुआ है,
क्योंकि x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये होता है मानक रूप, यानी कि बीच में माइनस आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मैंने क्या किया, इसको मानक रूप में चेंज कर लिया। जो मानक रूप में चेंज करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, और अब इसको भी मैं मानक रूप में चेंज कर लेता हूँ इसको, तो ये जाएगा x माइनस माइनस 2 अपॉन में -1, y माइनस 4 अपॉन में 8, z माइनस 5 अपॉन में 4। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, हम कहेंगे यहाँ a है, a1 है हमारे पास 2, b1 है हमारे पास 5, c1 है हमारे पास माइनस का 3। ऐसे a2 है हमारे पास माइनस का 1, b2 है जो हमारे पास 8 और c2 है जो हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो इसको मानक रूप में नहीं भी चेंज करता ना तब भी यही आना था, a1 b1 c1 a2 b2 c2, लेकिन मानक रूप में चेंज कर लिया करिए। कई बार क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मानक रूप में चेंज करके फिर क्वेश्चन सोल्व करा करिए, दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। क्योंकि जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किया ना, उस फॉर्मूले में जो हमने इक्वेशंस मानी थी वो मानक रूप में मानी थी, समझ में आ गई। तो दिक्कत से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को मानक रूप में बदलिए, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाइए। आएगा समझ में? ठीक है, अब कहाँ से दिक्कत कैसे आ सकती है, दिक्कत भी बताता हूँ तुमको, सुनो। कई बार क्या होगा कि जैसे यहाँ पे तो देखा x माइनस 2/2, कई बार क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, ध्यान से सुनना, ऐसे दे देगा p इंटू एक्स माइनस 2/2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मानक रूप बताओ, तब मानक रूप में अगर आप इसको बदलोगे ना, इसको बदलोगे तो जो p है इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मानक रूप में जो x होता है वो अकेला होता है, बीच में माइनस लगता है। आप देखिए मानक रूप में यही है ना, तो इसको p को आपको नीचे लेके आना पड़ेगा। तो अगर आप नीचे लेके आओगे तो फिर a आपका 2/p बन जाएगा, ना कि 2, है ना। तो ऐसी दिक्कत आ सकती है, तो इससे बचने के लिए आप मानक रूप में बदला करिए, समझ में आई? ठीक है जी, बदल देंगे। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, तो फॉर्मूला लगाओ फिर अपना। फॉर्मूला क्या था, तो अपने सब फॉर्मूला था हमारे पास, तो कोस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, अच्छा इसका मापांक भी लेना आपको, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा a1 की a2 से गुणा करना, तो -2, ठीक है, b1 के b2 से 40, c1 के c2 से -12 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 प्लस 9, 25 और 9 कितना हो गया भाई, 34, 34 और 4 38, तो हो गया 38, ठीक है ना। अच्छा जी, अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, यानी कि 1 जमा 64 जमा 16, 64 और 1 65, 65 और 16 जोड़ना, 65 और 10 75, अच्छा 81, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको और सोल्व करते हैं, यहाँ कर रहा हूँ। तो कोस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास, मापांक किसका, 40 में से 12 घटाना 28, 28 में से 2 घटाना 26, ठीक है ना, बटे में √38, और इसका अगर मैं रूट करूँगा तो ये आ जाएगा 9। तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 26/9 √38, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, मापांक के अंदर पॉजिटिव तो सेम टू सेम रिटर्न कर देता है, तो सेम टू सेम लिख दिया। तो थीटा की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, कोस इनवर्स 26/9 √38, समझे, ऐसे हमें करना था, सिंपल सा था। तो इस तरीके से हमने किया। इस क्वेश्चन में हमने नई बात क्या सीखी, इस क्वेश्चन में हमने ये नई बात सीखी कि भाई क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दी गई समीकरण को आप मानक रूप में चेंज कर लिया करें, दिक्कत नहीं होगी, है ना। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगे कि यार हाँ यार मेरे को तो देखने से पता चल रहा है कि कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तब तो आप डायरेक्टली कर लो। लेकिन अगर आपको देखने से नहीं पता चल रहा तो मानक रूप में चेंज किया करो, मेरी राय यही है कि मानक रूप में चेंज करके करा करो, दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप खुद ब खुद करें, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, तो उसको खुद ब खुद ट्राई करें, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कहा कि पी का मान ज्ञात करिए ताकि ये जो रेखाएं है ना, एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हों, है ना, ऐसा पी का मान हमें ज्ञात करना है। 2-3 तरीके हैं, या तो आप कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप डायरेक्शन रेशियोज का भी तरीका लगा करके कर सकते हो, है ना। डायरेक्शन रेशियोज कैसे, अरे दो रेखाएं अगर लंबवत हों तो वहाँ पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 बराबर 0,
ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले तरीके को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 करने पे 0 आ गया, तब तो ये परस्पर लंबवत है, नहीं आया तो फिर लंबवत नहीं है। ये तो cos थीटा वाला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये ज़्यादा आसान लग रहा है तो इसलिए मैं ये लगा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जो मैं तुमसे कह रहा था ना कि मानक रूप में बदल लिया करो, मानक रूप में बदल लिया करो, यहाँ पे कितना फायदा देगा मानक रूप हमें। मानक रूप में नहीं बदलोगे तो गलत आंसर आएगा, और मानक रूप में बदलूंगा ना तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मानक रूप में बदल देता हूँ। मानक रूप में बदलने पर बदलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - x/3। अगर मैं इसको मानक रूप में चेंज करूँगा तो इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, ऊपर वाले में से मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, और बटे में 3 ऐसा दिखाई देगा। लेकिन हमें पता है कि मानक रूप में जो x होता है उसके साथ कुछ भी नहीं चिपका होता, यानी कि इस -1 को, ये बेसिकली -1 है ना, इसको मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। भाई -3/5 लिखो या 3/-5 लिखो, दोनों सेम चीज़ होती हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस माइनस को मैं नीचे सरका सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फिर भी सेम ही रहेंगे। समझ में आ गई। तो मैंने इस चीज़ को ऐसा ऐसा लिख दिया क्योंकि मानक रूप में चेंज करना था। मानक रूप क्या होता है, x - x1 अपॉन में a, है ना। x के साथ कुछ चिपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए, ये होता है ना मानक रूप। तो इसलिए हमने इसको मानक रूप में चेंज कर लिया। सेम चीज़ इसके साथ करूँगा भाई, मानक रूप में चेंज करना, मानक रूप में चेंज। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले में से 7 कॉमन ले लो आप, है ना, और 7 कॉमन लेके उसको नीचे भेजना पड़ेगा फिर अपने को। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y - 2 अपॉन में 2p/7। समझे। इसको जब मैं माइनर रूप में चेंज करूंगा तो ऐसा ऐसा लिखा जाएगा। और इसको भी बदलो भैया, तो हो जाएगा z, ये तो ठीक है जी, इसमें तो बदलने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। समझ में आ गई, क्लियर कैसे किया मैंने। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको भी बदलते हैं मानक रूप में। तो ऊपर वाले में से मेरे को -7 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसको नीचे भेजना पड़ेगा। जब मैं -7 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x - 7 अपॉन में 3p अपॉन में -7 बराबर y - 5 अपॉन में 1 बराबर, इसमें इसमें मेरे को माइनस कॉमन लेके नीचे भेजना पड़ेगा, तो z - 6 अपॉन में -5। तो मैंने मानक रूप में चेंज कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी क्या है, तो आप कहेंगे सर A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है। A2 B2 C2 क्या है भैया, तो आप कहेंगे सर A2 ये है, B2 ये है, और C2 ये है। अगर आप मानक रूप में नहीं बदलते तो आप कहते जी A1 ये है, B1 ये है, C1 ये है, ऐसे बोलते तुम, और फिर तुम्हारा जो आंसर आता है वो गलत आता। क्योंकि जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया उसमें सबसे पहले मानक रूप में ही हमने इक्वेशंस ली थी, है ना। तो जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है उसमें इक्वेशन अगर आपने मानक रूप में ली है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फॉर्मूला जहाँ जहाँ भी लगेगा उसके लिए आपको पहले मानक रूप में चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए मानक रूप में चेंज करना होता है भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं बस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास A1 क्या है, A1 है ये, ठीक है, B1 ये है, C1 ये है, ऐसे ही A2 B2 C2 ये है ना। अब हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये दोनों जो हैं ये परस्पर परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये लंबवत हैं, हमें प्रूफ नहीं करना कि लंबवत हैं, ये दिया हुआ है कि लंबवत हैं। अब चूंकि ये लंबवत हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं, तो ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करते पाएंगी क्योंकि लंबवत है ना, इसलिए। ठीक है ना, अब यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, समझे। ऐसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। तो A1 की A2 से गुणा करो, तो आप कहेंगे सर -3 की इससे गुणा करनी है ना, तो ये हो जाएगा -9p में -7 प्लस में B1 की B2 से गुणा करो, तो इसकी हमें इससे गुणा करनी है ना, तो ये हो जाएगा 2p/7। C1 की C2 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास -5 नहीं, 5 नहीं, -5 5 2 10 होता है ना, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके पी की वैल्यू निकालो अपनी, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 7, इसको भाग करेंगे तो -1 किसके साथ गुणा करें तो 9p, इसको इससे भाग करें तो 1 किसके साथ गुणा करें तो 2p, इसको इसके साथ भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या 7, और 7 किसके साथ गुणा करें तो 70 बराबर 0। दोनों तरफ 7 से गुणा कर सकते हैं, तो दोनों तरफ 7 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 11p - 70 बराबर 0, और p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70/11। ये आ गया जी हमारा आंसर। समझ में आया कैसे किया।
तो इस तरीके से हमने पी की वैल्यू निकाल ली। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या रखा कि दिखाओ कि ये जो दो रेखाएं हैं ये परस्पर लंबवत है। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करें, खुद ब खुद ट्राई करें, ठीक है। मैं करवा जरूर रहा हूँ लेकिन आपको खुद ब खुद करना चाहिए। तो सबसे पहले मानक रूप में चेंज करो भैया, है ना। तो कर लीजिए, क्योंकि मानक रूप में बदलने पर, मानक रूप में बदलने पर तो ये तो सेम का सेम रहेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मानक रूप में ही है भैया ये तो। इसको बदलना है तो इसको लिख सकता हूँ y माइनस माइनस 2 अपॉन में माइनस का 5। इसको बदल लो, ये भी सेम ही रहेगा। या तो आप इसको लिखना चाहें तो z माइनस 0 अपॉन 1 कर दें, और अच्छी तरह से लिखना चाहें तो मानक रूप में, तो ये हो गया। अच्छा जी, ऐसे ही इसको मानक रूप में चेंज कर लो। तो इसको या तो सेम टू सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप इसको x माइनस 0 अपॉन 1 कर दें भैया, ठीक है। इसको बदल लो, y माइनस 0 अपॉन में 2। इसको बदल लो, z माइनस 0 अपॉन में 3। क्योंकि यार मेरे को x2 y2 z2 इसकी जरूरत नहीं है ना, मेरे को तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसकी जरूरत है। तो अगर आप यहाँ पे x अपॉन 1 y अपॉन 2 z माइनस 3 z अपॉन 3 लिख देते तब भी कोई गलत नहीं बोलता, लेकिन चलो अपने ने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब चूंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, अच्छा अपने को दर्शाना है, पिछली बार क्या था कि थी और वहाँ पे पी की वैल्यू निकालनी थी, अब ये निकालना है, अब ये दर्शाना है कि ये दोनों लंबवत हैं। कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करेंगे a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तब तो ये लंबवत है, नहीं है तो लंबवत नहीं है, निकालते हैं। तो a1 की a2 से गुणा करो तो आएगा जी 7, b1 की b2 से गुणा करो ये आएगा माइनस का 10, c1 की c2 से गुणा करो ये आएगा जी प्लस का 3। इसको सोल्व करने तो क्या आएगा 0। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः ये रेखाएं लंबवत हैं। सिंपल, आई बात समझ में, जैसे पिछला था वैसे ही है, बस क्लियर। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, क्या रखा कि ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है एक रेखा ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। अब न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? सर न्यूनतम दूरी का तो फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये दो रेखाएं समांतर हैं या विषमतलीय हैं, ये चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, इसका तरीका बताया था मैं तुमको। आप कहेंगे सर हमें ये जो लैम्डा के साथ चिपका हुआ है ना, और ऐसे यहाँ पे म्यू के साथ जो चिपका हुआ है, हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों को मैं एक दूसरे के रूप में लिख पा सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना भाई। अगर आप इसकी 2 से भी गुणा कर दें तब भी आप ऐसा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं विषमतलीय हैं, तो अपन विषमतलीय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सुन भाई, तो विषमतलीय वाला फॉर्मूला क्या कहता है, तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। विषमतलीय वाला फॉर्मूला कहता है डी बराबर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, और इसकी हो जाएगी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर के साथ, और इसी के मैग्नीट्यूड से अपन डिवाइड कर देंगे, p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है, उसका वापस से भी मैग्नीट्यूड लिया जाता है, याद होगा आपको। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे चाहिए a1 वेक्टर a2 वेक्टर जो कि हैं ये रहे, ठीक है ना, और p1 वेक्टर p2 वेक्टर ये भी हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जो चाहिए हमें उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले a1 वेक्टर क्या है ये बताना, a1 वेक्टर जी है। अगर आप a1 वेक्टर इसको भी मान लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम निकलता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना बेटा यहाँ पे, है ना। मैग्नीट्यूड होने की वजह से a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर करो या फिर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, समझ में आई। तो a1 वेक्टर मैं इसको मान रहा हूँ, तो आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। a2 वेक्टर मैं इसको मान रहा हूँ, ये इसको 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप। p1 वेक्टर जी हमारे पास क्या ये है, लिख दो आई कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप। और p2 वेक्टर हमारे पास क्या है, p2 वेक्टर जी ये 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप ना। थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी मेरे को, थोड़ा छोटा छोटा कर दिया ताकि आपको एक पेज पे सारी चीज़ समझ में आ जाए। अब मुझे जरूरत है किसकी, p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर की, तो पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सरकाते हैं फॉर्मूले, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। कैसे निकालेंगे,
क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, डेटमेंट निकालते हैं। उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं ऊपर। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है जी हमारे पास जो P1 वेक्टर है ना, उसके जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं, यानी कि 1 -1 1 1 -1 1, फिर 2 1 2 2 1 2। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा आई कैप, ये गया माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि माइनस का 3, फिर माइनस का जे कैप, ये गया 2 माइनस का 2 यानी कि 0, फिर प्लस का के कैप, ये गया 1 प्लस का 2 यानी कि 3। तो बेसिकली हमारे पास आ गया माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 के कैप, ऐसा आ गया। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करते हैं और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो डी बराबर हमारे पास हो जाना है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 वेक्टर क्या है, घटा लो, ये हो जाएगा जी आई कैप। ठीक है, इसको घटाओ, माइनस का 3 जे कैप। ठीक है, इसको घटाओ, माइनस का 2 के कैप। इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है मुझे किसके साथ, P1 वेक्टर क्रॉस P2 वेक्टर जो है उसके साथ, यानी कि इसके साथ, माइनस का 3 आई कैप प्लस का 3 के कैप। और इसको डिवाइड करना किसके साथ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये हो जाएगा जी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ तो 0 है, उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हो जाएगा 9 + 9। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, -3 की -3 की 1 के साथ गुणा हो जाएगी यानी कि माइनस का 3, फिर 0 की इसके साथ गुणा होगी तो वो तो 0 हो जाना है, 3 की इसके साथ गुणा हो जाएगी यानी कि माइनस का 6, अपॉन में क्या है √18। √18 को लिख सकते हो आप, कहेंगे सर √9 गुणा √2 ऐसे लिख सकते हैं, और √9 को लिख सकते हैं 3, तो 3 √2 गया। ठीक है ना, तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस का 9, -9 का मापांक होता है 9, और 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 है ना, 3/√2, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको वापस हर का प्रमेयकरण करके और भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इतना छोड़ दिया। आप हर का प्रमेयकरण करना चाहें तो कर भी सकते हैं, फिर हो जाएगा 3√2/2 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इतना छोड़ दें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ऐसे करके मैंने निकाल दिया, कितना आसान था। बस एक बात आप ध्यान रखें कि जब भी आप न्यूनतम दूरी वाला सूत्र लगाएं तो उससे पहले आपको जो रेखाएं दे रखी हैं, सबसे पहली बात तो उसको कार्तीय रूप, सबसे पहली बात तो उसको मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा आपको। मानक रूप में चेंज करने के बाद पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा के साथ वेक्टर लिखा हुआ है और जो म्यू के साथ वेक्टर लिखा हुआ है, दोनों रेखाओं में जो लैम्डा और म्यू के साथ वेक्टर लिखा हुआ है ना, क्या आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे। अगर लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो समांतर रेखाएं होंगी, फिर समांतर रेखा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब वो विषमतलीय रेखाएं हैं, फिर आपको विषमतलीय वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने लगाया। समझ में आया, तो ऐसे करना है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अब इस क्वेश्चन को भी आप खुद ब खुद करिए बेटा, बिल्कुल पिछले जैसा ही है। ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले इन रेखाओं को आपको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। बदलते हैं, लिख देता हूँ, मानक रूप में बदलने पर बदलना मानक रूप में इसको, तो ये हो जाएगा जो हमारे पास x -1 अपॉन में 7, y -1 अपॉन में -6, z -1 अपॉन में 1, और इसको भी मानक रूप में चेंज करना, तो x -3 अपॉन में 1, y -5 अपॉन में -2, z -7 अपॉन में 1। ठीक है, बदल लिया। अब दूसरी बात आपको ये देखनी है कि क्या ये रेखाएं समांतर हैं या विषमतलीय हैं। अब कहेंगे सर अगर ये रेखाएं सदिश रूप में दी होती तब तो अपन देख भी पाते हैं, अब कैसे देखें, सदिश रूप में कैसे चेक करते थे तुम। आप कहेंगे सर सदिश रूप में जो लैम्डा के साथ वेक्टर लिखा होता था, यानी कि P1 वेक्टर, लैम्डा के साथ तो P1 वेक्टर होगा ना, और म्यू के साथ जो वेक्टर होता था उसको अपन P2 वेक्टर बोल देते हैं। तो हम क्या करते थे, सदिश रूप में होता था ना, तो हम ये देखते थे कि क्या P1 वेक्टर और P2 वेक्टर को एक दूसरे के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पे कैसे चेक करें, तो P1 वेक्टर कैसे बनता था बेटा, P1 वेक्टर बनता था ए आई कैप, है ना, या फिर मैं कह लूँ कि A1 आई कैप प्लस में B1 जे कैप प्लस में C1 के कैप, ऐसे ही तो बनता था। ऐसे यहाँ पे A2 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में C2 के कैप, ऐसे तो बनता था बेटा। तो तुम असल में क्या चेक करते थे कि क्या मैं A1 को A2 के जैसा लिख पा रहा, A1 और A2 क्या एक दूसरे के गुणज हैं या नहीं है। असल में तो तुम यही चेक करते थे ना, P1 वेक्टर को P2 वेक्टर के
P1 वेक्टर को P2 वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि तुम ये चेक करते थे कि क्या A1 को मैं A2 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, B1 को B2 के रूप में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, C1 को C2 के रूप में लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। या फिर तुम ऐसे कह लो कि क्या A1 और A2 एक दूसरे के गुणज है या नहीं है। बेसिकली तुम ऐसे ही चेक करते थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे करो। तुम देखो कि क्या 7 और 1, ऐसे -6 और -2, ऐसे 1 और 1, क्या ये एक दूसरे के गुणज दिख रहे हैं तुमको? नहीं है। समझो, अगर मान लो कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे होता 14, यहाँ पे -6, यहाँ पे होता -12, यहाँ पे 1 और यहाँ पे होता 2, तब कह सकते थे यार हाँ यार ये गुणज है। अगर मैं इनकी 2 से गुणा करता हूँ तो ये आता है, तभी समांतर रेखाएं होती। समझ में आ गई? अब नहीं है भैया, 7 की तो फिर 7 की तो तुम्हें गुणा करनी पड़ी है 1/7 से, -6 की गुणा करनी पड़ी है तुम्हें 1/3 से। तो कहाँ है ये एक दूसरे के रूप में? समझो, अगर इन तीनों की किसी सेम संख्या से गुणा करने पर कुछ यहाँ पे लिखा होता ना, तब ये समांतर होती। अब यहाँ पे तो विषमतल ही है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो अगर तुम्हें ऐसा कंफ्यूजन है तो तुम इसको वेक्टर के अंदर चेंज कर लो और फिर वो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनना, अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत आ रही है तो एक काम कर सकते हो, तुम इसको वेक्टर के रूप में चेंज कर लो और फिर जो मैंने पिछले पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया ना वो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर काटने वाला नहीं तुम्हारा। ठीक है, नहीं तो तुम्हें ऐसे चेक करना पड़ेगा जैसे मैंने किया। समझ में आ गई? हाँ, चेक जरूर कर लेना। कई बार ये है ना, क्वेश्चन बनाने वाले जो हैं उलझाने के चक्कर में कर देते हैं ऐसा काम। ठीक है, अब देखिए, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, उसके लिए फिर मैं देखता हूँ कि किस किस की जरूरत है, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था जी हमारे पास कुछ इस तरीके का, विषमतली रेखा है ना, तो डेटमेंट लिखता है ऊपर, यहाँ पर हम लिखते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते थे? a1 b1 c1 ऐसे लिखते थे, याद हो तो तुमको? फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, मैंने लिखवाया बताया था तुमको। तो a1 क्या हमारे पास? 7 -6 1, लिख दो 7 -6 1, है ना। b1 a2 b2 c2 क्या है? 1 -2 और 1, ऐसे करते थे। फिर बटे में क्या करते थे तुम? बटे में करते थे जी अंडर रूट करके फिर सर जी इसको उड़ाया, जो ये बचे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे डिटरमिनेंट में करते थे उसका स्क्वायर कर देते थे बेसिकली। करो फिर, -6 की 1 से गुणा करना, तो ये आएगा जी हमारे पास -6, और इसके साथ गुणा करो -2, बीच में माइनस का निशान लगेगा तो +2 हो जाएगा बेसिकली, इसका स्क्वायर। ऐसे ही कराया था ना बेटा। अब ऐसे ही इसको उड़ाओ, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 7 -1, यानी कि 7 में से 1 गया 6, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। प्लस में इसको उड़ाओ, जो बच गया उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, -14 और +6, -14 +6 कितना हो गया? -14 +6, ये हो गया जी हमारे पास -8, इसका स्क्वायर। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था यार। ठीक है ना। अब इसको है ना तुम डायरेक्टली अप्लाई कर देना, क्योंकि किसी चीज़ की जरूरत पड़ी नहीं। जैसे पिछले फॉर्मूले में तो क्या था कि यार मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने पहले निकाल ली, उसके बाद फॉर्मूला लगाया। अब इसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा, तो आप एक काम करिए, तो लिख करके डायरेक्टली फॉर्मूला चिपका दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला आप यहाँ पे चिपका दीजिए। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे x2 - x1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, x2 - x1 कितना हो जाएगा, बताना जाएगा? x2 - x1 सर जी, हाँ जी, x2 - x1, तो x2 है जी, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। और ये जी हमारा x1, तो 3 -1 यानी कि 4। ठीक है, सेम चीज़ के साथ y2 - y1 क्या होगा? ये है जी हमारे पास 5 -1 यानी कि 6। ठीक है ना। ऐसे ही z2 - z1 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 7 -1 यानी कि 8। डायरेक्टली कर दो, नहीं तो तुम एक काम भी ये भी कर सकते हो, पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद वैल्यू पुट करो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन तुम्हें फॉर्मूला याद थोड़ी है, इसमें मैंने फॉर्मूले के हिसाब से थोड़ी नीचे लिखवाया, मैंने तो ट्रिक के हिसाब से लिखवाया कि भाई इसको उड़ाओ ऐसे कर दो, है ना। तो डायरेक्टली लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से बस। तो ऊपर वाले का डेटमेंट निकाल लो भाई, रफ कॉपी पे रफ में निकाल लेना, इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का डेटमेंट निकालना, ये हो जाएगा जी 4 गुणा में ये गया, इसकी मल्टीप्लाई करना, हो जाएगा जी -6 + 2, यहाँ से देख लो चाहे तुम, है ना। तो -6 + 2 कितना होता है? -6 + 2 होता है जी -4। ठीक है, फिर -6 लिखा, फिर ये गया। ठीक है, 7 -1 यानी कि 6, यहाँ पे तो 6 था। ठीक है, फिर 8 लिखो, ये गया -14 + 6 यानी कि -8। अब इसको सोल्व कर लो भैया, तो हो जाएगा -16
माइनस का 36 माइनस का 64, तो माइनस का 64 माइनस का 36 माइनस का 100 और माइनस का 116 हो गया बेसिकली। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको इसका मापांक भी लेना है वापस, कभी आप ऐसे ही कर दें, मापांक भी लेना है क्योंकि डिस्टेंस है ना भैया, डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे अपन हमेशा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 116, मापांक लूँगा तो मैंने डायरेक्टली मापांक ले लिया, अंडर रूट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया जी माइनस का 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये हो गया जी 36 और ये हो गया जी हमारे पास 64। सोल्व कर लीजिए, 116 बटे में, है ना, वापस से यही आ गया है कि नहीं। हम्म वापस से ये आ गया, लेकिन ये नहीं आया है, ये आया अंडर रूट 116। फ़र्क है, ऊपर अंडर रूट नहीं था, यहाँ पर अंडर रूट है भाई। ठीक है, तो 116 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 116 गुणा में अंडर रूट 116 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बटे में है अंडर रूट 116, तो एक से एक कट जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट 116। ये हमारे पास इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। यहाँ पे आप यूनिट लगा देना लिख करके, है ना भाई, कुछ भी इकाई हो सकती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है, हमें ये चीज़ तो पता नहीं कि क्या है, तो इसलिए मैंने क्या लगा दी, यूनिट लगा दी। तो ऐसे हमने किया। सबसे पहला काम क्या है कि माइनर ग्रुप में चेंज ज़रूर करें, नहीं तो दिक्कत दे देगा तुमको। तो यहाँ पे हमने माइनर ग्रुप में चेंज किया। अगर मैं माइनर ग्रुप में नहीं चेंज करना ना, दिक्कत आती मेरे को, क्योंकि x2 माइनस x1 गलत निकलता फिर, समझ रहे हैं। तो माइनर ग्रुप में चेंज किया, उसके बाद मैंने देखा कि भाई क्या ये समांतर रेखाएं हैं विषमतलीय रेखाएं हैं, ऐसा चेक किया। तो ये हमारी विषमतलीय थी, तो विषमतलीय वाला फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल, डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। ऐसे करना था। क्लियर हुई बात मेरी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वीडियो पोस्ट करके आप खुद को ट्राई कर लेना पहले। क्या क्या कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। ये दो रेखाएं हैं भाई, एक ये रेखा है एक ये रेखा है, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो भैया ये तो मानव ग्रुप में है ही, है ना, मानव ग्रुप में तो ऑटोमेटिकली है ही है। ठीक है, दूसरा में क्या चेक करना होता है, दूसरा में चेक करना होता है कि क्या ये समांतर है या विषमतलीय है। वो कैसे चेक करते हैं, लैम्डा के साथ जो चिपक रहा है और जो म्यू के साथ चिपक रहा है, क्या मैं इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा, ये देखना है मुझे को। तो आप कहेंगे सर नहीं लिख पाएंगे, है ना, अगर आप इनकी दो से भी गुणा कर देंगे तब ये ऐसा बनेगा नहीं, तो इसका मतलब विषमतलीय है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दो विषमतलीय का। विषमतलीय का फॉर्मूला क्या होता था, डी बराबर पी वन वेक्टर नहीं, पहले आपको लिखना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसके डॉट प्रोडक्ट p1 वेक्टर क्रॉस p2 वेक्टर से। ठीक है ना, इसका मापांक। अच्छा यहाँ पे आप ऐसे मत कंफ्यूज होएगा कि सर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर करें या फिर a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर करें, कुछ कर लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मापांक ले रहे हो। समझो, यहाँ पे अगर आप करें तो a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर कर लें, अगर याद रखने में दिक्कत आ रही है तो। चलिए मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे a1 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर कर लेता हूँ, क्योंकि याद रखने में आसानी रहेगी ना। यहाँ पे भी 1 2 हो गया और यहाँ पे 1 2 हो गया, तो याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगा। ठीक है, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत है, a1 वेक्टर a2 वेक्टर p1 वेक्टर p2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की। तो पहले निकाल लेते हैं। a1 वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है जी, लिख लो, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। a2 वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है जी हमारे पास ये वाली 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप। ठीक है, p1 वेक्टर क्या है हमारे पास, p1 वेक्टर जी है आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, और p2 वेक्टर क्या है, p2 वेक्टर जी है तो 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का k कैप। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मुझे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी इन दोनों की। ठीक है ना, तो पहले मैं कर देता हूँ उनकी क्रॉस प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले को यहाँ पर सरका देते हैं और यहाँ पे ऐसा निशान लगा करके, तो मैं पहले p1 वेक्टर और p2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ। क्या आएगा, आप कहेंगे साहब आपको लिखना पड़ेगा आई जे के, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा p1 वेक्टर जो है ना उसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट, यानी कि 1 - 3 और 2 2 3 और 1, ऐसे इसको सोल्व कर लो बस। ठीक है, तो हो जाएगा आई कैप, ये गया माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9। ठीक है, माइनस का जे कैप लिखते हैं, ये गया 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3। के कैप लिखते हैं, ये गया 3 प्लस का 6, 3 + 6 कितना होता है भाई 9। तो ये हमारे पास इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आ गई।
तो फॉर्मूला लिख दो। तो A1 वेक्टर माइनस A2 वेक्टर करना, ये हो जाएगा जी हमारे पास, मापांक लगा दो पहले, माइनस का 3i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 3k कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है मुझे इसके साथ, ये हमारे पास ये आया था। तो माइनस का 9i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 9k कैप, इसको डिवाइड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड्स के, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये हो जाएगा जी इसका स्क्वायर यानी कि 81 प्लस में 9 प्लस में 81। सोल्व कर लो बस अब इसको। तो डी बराबर हो जाएगा, इसकी डॉट पर करा दो, तो हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, और वापस से माइनस का 9 फिर माइनस का 27 बटे में, नीचे अगर हम देखें तो इसमें से 9 कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे देखना, इन दोनों में से मैंने 9 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 9 प्लस 1 प्लस 9, ऐसा बच गया। अब 9 का रूट होता है 3, है ना, ये हमारे पास क्या बच गया 19, तो 3 रूट 19 ले सकते हैं इसको, समझ में आई। अब ऊपर वाले को अगर मैं सोल्व करूँगा तो ऊपर वाले को सोल्व करने पे क्या आ जाएगा, 9 बटे में 3 रूट 19, 3 तिया 9 यानी कि 3 बटे में रूट 19, क्योंकि मापांक था ना बेटा इसलिए पॉजिटिव लिया मैंने, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हो, तो हो जाएगा 3 रूट 19 बाय में 19, ऐसा हो जाएगा। कर लेना हर का परिमेयकरण, नहीं भी करोगे तो नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या क्या की रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। एक रेखा ये है भैया और एक रेखा ये है, ठीक है। अब कहेंगे सर क्या ये मानक रूप में है, बताओ मुझे, क्या ये मानक रूप में दिख रही है तुमको? नहीं है भैया, इनको खोलना पड़ेगा फिर मानक रूप में चेंज होंगी ये, दिखाऊं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे मानक रूप में चेंज करने पर, इसलिए मैं तुमसे कहा था कि मानक रूप में बदल लो बदल लो बदल लो, तो मानक रूप में बदल लीजिए। तो इसको मेरे को खोलना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं इसको खोल लूँगा, रफ में खोल लेना, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना, तो हो जाएगा 1i कैप माइनस का 2i कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 2j कैप 3k कैप माइनस का 2tk कैप, ठीक है। अब जिनके साथ टी चिपका हुआ है उनको, उनमें से टी कॉमन निकाल लो, बेसिकली वो लैम्डा है, लैम्डा की बजाय इन्होंने टी दे दिया उसको लिख करके, ठीक है ना। और जिनके साथ नहीं चिपका हुआ उनको इकट्ठा करके लिख लो, जैसे इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देता हूँ, तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, है ना, प्लस में टी कॉमन निकाल लिया भैया, जैसे लैम्डा होता था ना बेटा, लैम्डा की जगह टी लिख दिया इन्होंने बस। अब इसमें से टी, इसमें से टी और इसमें से टी कॉमन निकाल लो, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2k कैप। तो जो आर वेक्टर है वो बेसिकली ये है, समझ में आई। हमने मानक रूप में चेंज किया तो हमें मालूम चला कि आर वेक्टर ये है, ठीक है। पहली रेखा का समीकरण हमारा ये है, इसको मिटा देते हैं। अब इसी तरीके से दूसरी रेखा का समीकरण निकाल लो भाई, उसको भी मानक रूप में चेंज कर लो, वीडियो पॉज करो, खुद ब खुद उसको मानक रूप में चेंज करो, ठीक है। तो जब आप दूसरी रेखा का भी जब आप दूसरी रेखा के समीकरण को मानक रूप में चेंज करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पहली रेखा है भाई, ये दूसरी रेखा है, इन दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए दूसरा नियम क्या होता था? पहला नियम तो यह कि मानक रूप में चेंज कर लो। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम यह था कि ये जो हमारा पैरेलल वेक्टर है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है ना, मैं इसको सिंपल भाषा में कह देता हूँ कि ये जो टी के साथ चिपका हुआ है और ये जो एस के साथ चिपका हुआ है, आप ये देखिए कि क्या आप इन दोनों को एक दूसरे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, उसके बाद ही फॉर्मूला डिसाइड होगा ना। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इसकी लेट से 2 से गुणा कर देता हूँ, तब भी क्या ऐसा ऐसा बन जाएगा? आपका आंसर नहीं बनेगा। कहने का मतलब कि ये दो रेखाएं समांतर नहीं है, ये दो रेखाएं समांतर नहीं है, विषमतलीय है। विषमतलीय वाला फॉर्मूला लगा दो, जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना वैसे ही करना है ये, समझ में आ गई। अब इसको आप खुद ब खुद करें, आगे खुद करें, ठीक है। इसका आंसर लिख देता हूँ, इसको आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन अब, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगले लेक्चर में हम प्लेन के बारे में सीखेंगे, तल के बारे में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।